हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10 और सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 10 जो कि रेस सब्जुडिस से बात के बारे में बात करता है और सेक्शन 12 कुछ और बार्स के बारे में बताता है जिन केसेस में हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं सिविल कोड में। राइट, आप सबको याद होगा हमने सेक्शन 9 पढ़ा था। सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में। हमने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई किसी भी सिविल कोर्ट के लिए मैंडेटरी है किसी भी सूट ऑफ सिविल नेचर को टू एंटरटेन सूट ऑफ सिविल नेचर, राइट, if that suit is not barred by law। अब वो बार कैसा हो सकता है? इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, दोनों तरह का बार। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस दोनों तरह का बार। राइट, अब अगर हम सेक्शन 10 के बारे में बात करें तो हमने अभी तक रेस जुडिकेटा पढ़ लिया है। रेस जुडिकेटा हमने बहुत इलाबोरेटली पढ़ा है। मैंने 4 लेक्चर्स में रेस जुडिकेटा कंप्लीट कराया। फिर तो रेस जुडिकेटा का मतलब अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था? रेस का मतलब हमने पढ़ा था थिंग। जुडिकेटा का मतलब हमने पढ़ा था हैज बीन, दैट हैज बीन डिसाइडेड। राइट, तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? अ थिंग विच हैज बीन डिसाइडेड। अगर हम लिटरल सेंस में बात करें, मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट, ऐसी कोई बात जो डिसाइड की जा चुकी है, जिसके बारे में डिसीजन कोर्ट दे चुका है। पर रेस सब जुडिस का जब हम मतलब पढ़ते हैं, राइट, तो सब जुडिस का मतलब, रेस का मतलब तो वही होगा, और सब जुडिस का मतलब होगा कि अभी डिसीजन आया नहीं है पर पेंडिंग है कोर्ट में। राइट, अभी उस चीज पे डिसीजन क्या है? पेंडिंग है, विच मीन्स ट्रायल चल रहा है, पेंडिंग है, अभी डिसीजन नहीं आया है। राइट, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट में, मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में कोई डिस्प्यूट था, इस पे कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, उसके बाद अगर इन दोनों में से कोई सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम इश्यूज के साथ जाके केस फाइल करेगा, तो जो सेकेंड केस होगा दैट विल बी बार्ड बाई रेस जुडिकेटा। वो रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा सेकेंड केस। राइट, अब हम समझेंगे इस लेक्चर में रेस सब्जुडिस के बारे में कि रेस सब्जुडिस एक्चुअली किस बारे में बात करता है, कैसे ये रेस जुडिकेटा से डिफरेंट है। अगर रेस सब्जुडिस अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस में, तो रेस सब्जुडिस अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें जो हैं उनका पूरा होना जरूरी है। राइट, तो अगर हम सेक्शन 10 के बारे में पढ़ें तो सेक्शन 10 बात करता है दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। ठीक है, एक चीज देखिए, जब आप रेस जुडिकेटा पढ़ रहे थे तो वहां पे सूट एंड इशू लिखा था, सूट और इशू। एक क्वेश्चन जो प्री में आ सकता है, जो आपको याद रखना है, वो ये कि जो रेस जुडिकेटा है वो सूट और इशू दोनों पे अप्लाई होता है, पर जो रेस सब्जुडिस है वो केवल सूट पे अप्लाई होता है। सेक्शन 10 जो है आपको ये क्लियरली बता रहा है। राइट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, अब यहां पे भी शैल है, मतलब मैंडेटरी प्रोविजन। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, ओके, in a previously instituted suit between the same parties, okay, or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in same or any other court in India, ठीक है, having jurisdiction, ठीक है, to grant relief claimed। मतलब वो कोर्ट कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में वो जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग होना चाहिए। अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट नहीं है, तो फिर रेस सब्जुडिस अप्लाई नहीं होगा, जिस तरीके से रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है किसी इनकॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट की डिग्री पे। राइट, अब ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, मतलब इंडिया की किसी भी कोर्ट में वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़ें तो ये कहता है द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जो पेंडेंसी है एक सूट की किसी फॉरेन कोर्ट में, वो इंडियन कोर्ट्स को नहीं रोकेगी कोई केस एंटरटेन करने पे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड, राइट। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन प्री में यहां से पूछा जाता है कि क्या फॉरेन में अगर कोई मैटर पेंडिंग है तो क्या रेस सब्जुडिस इंडिया में अप्लाई हो सकता है, सेक्शन 10 अप्लाई हो सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो और उसी इशू पे कोई दूसरी पार्टी इंडिया में केस फाइल करना चाहती है, राइट, तो इंडियन कोर्ट में सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 10 के बेसिस पे उस केस को रोका नहीं जा सकता, ये डिफेंस लेते हुए, ये प्ली लेते हुए कि ये केस तो ऑलरेडी पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, राइट। इस बात को सेक्शन 10 क्लियरली बता देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्री में ये अक्सर पूछा जाता है, राइट। सेक्शन 10 क्या करता है? सेक्शन 10 बेसिकली रूल ऑफ सब्जुडिस जो है उसको इनकॉर्पोरेट करता है सीपीसी में। इसका मतलब है दैट in case where the same subject matter is pending in a court of law for adjudication between the same parties, the other court is barred to entertain the case so long as the first suit goes on, right? जब तक पहला सूट चल रहा है तब तक, ठीक है, ओके। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बेहतर समझ आएगा। मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में एक डिस्प्यूट था, ठीक है। ए डिफेंडेंट है, सॉरी बी डिफेंडेंट है, ए प्लेंटिफ है, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था ए और बी के बीच में, वो डिस्प्यूट था एक प्रॉपर्टी को लेके। एक मूवेबल प्रॉपर्टी थी, बाइक थी, काफी महंगी बाइक थी, इनके बीच में लेके डिस्प्यूट था। ए बोल रहा था ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी बोल रहा था मेरी है। ये कोर्ट गए, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, बी की है, ठीक है, बाइक किसकी है, बी की है, ठीक है। फिर अब अगर ए जाता है दोबारा कोर्ट में ये बोलते हुए, अब यहां पे डिसीजन आ चुका है, ध्यान रखना, डिसीजन आ चुका है। अब अगर ए जाता है दोबारा कोर्ट में केस फाइल करने और ये बोलता है कि नहीं ये बाइक मेरी है, तो इसका ये जो सब्सिक्वेंट सूट है ये क्या होगा, इट विल बी बार्ड बाई रेस जुडिकेटा। क्यों? क्योंकि इस मैटर में जो डिस्प्यूट है, ये जो डिस्प्यूट था इसमें डिसीजन दिया जा चुका है, तो इसलिए यहां पे क्या लगेगा, रेस जुडिकेटा लगेगा। पर रेस सब्जुडिस इससे डिफरेंट होता है। रेस सब्जुडिस क्या होता है? रेस सब्जुडिस ऐसा होता है कि मान लीजिए अब ए और बी के बीच में ये बाइक से रिलेटेड डिस्प्यूट है। ए ने एक केस फाइल कर रखा है बी के अगेंस्ट, राइट, कोर्ट 1 में। ये केस चल रहा है, अभी ये केस डिसाइड नहीं हुआ, ये केस पेंडिंग है, राइट। अब बी क्या करता है, बी ए के अगेंस्ट जाके सेम मैटर में किसी C1 कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है, वो वहां पे जाके केस फाइल कर देता है। कौन? बी जो है वो ए के खिलाफ फाइल कर देता है कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट में। अब इस केस में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? इस केस में प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडिस लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज भी सेम है, राइट। ए एंड बी उस केस में भी थी और इधर भी सेम है। और हम पहले, इसीलिए मैंने आपको पहले रेस सब्जुडिस रेस जुडिकेटा पढ़ाया है कि सारे एक एक इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए हैं कि डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू का क्या मतलब होता है, सेम पार्टीज का क्या मतलब होता है, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो पार्टीज ए वर्सेस बी हो या फिर दूसरा केस बी ने ए के अगेंस्ट फाइल किया हो, बी वर्सेस ए हो, ये किसकी कैटेगरी में आता है? सेम पार्टीज की कैटेगरी में ही आता है। भले ही जो पार्टीज हैं इनकी जगह चेंज कर दी गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टीज क्या है, सेम है। तो अब बी जो है वो ए के खिलाफ केस फाइल करना चाह रहा है कि नहीं ये जो है प्रॉपर्टी मेरी है और ये ठीक है, तो ये दूसरा सूट फाइल करना चाह रहा है। अब ऐसे केस में ऑलरेडी इन दोनों के बीच में एक केस चल ही रहा है बाइक से रिलेटेड, और क्या दूसरा, अब जब दूसरा कोर्ट फाइल किया जाएगा, राइट, अब ये दूसरा सूट जो फाइल कर रहा है, तो दूसरा सूट जब फाइल किया जाएगा तो कोर्ट उस सूट को इंस्टीट्यूट तो मान लीजिए कर लेगा, ठीक है, पर उसका ट्रायल जो है वो स्टे कर देगा, रोक देगा, अनटिल उस केस का डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक जो
केस पहले से इंस्टीट्यूटेड है, ए एंड बी के बीच में जो कोर्ट C1 में जो केस चल रहा है उसका जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट जो होगा उस पर क्या लगा दिया जाएगा, स्टे लगा दिया जाएगा। उस क्या लिखा हुआ है, कोर्ट विल नॉट प्रोसीड राइट विद द ट्रायल, कोर्ट जो है प्रोसीड नहीं करेगा, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। तो कोर्ट उसमें ट्रायल के साथ आगे नहीं बढ़ेगा राइट। अब तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस। और एक बार जब डिसीजन आ गया राइट तो उसके बाद ऑब्वियसली क्या होगा, उसके बाद ऑब्वियसली जब इस C1 कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर अब आपके दिमाग में ये जो दूसरा केस है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर उस डिसीजन से पार्टीज असंतुष्ट हैं तो वो अपील फाइल कर सकती हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि फिर जब ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है और जब ये दूसरा सूट जब फाइल किया गया इसका कोई मतलब ही नहीं है तो फिर आप इस सूट को एंटरटेन ही क्यों कर रहे हो राइट। आप सूट को एंटरटेन ही क्यों कर रहे हो, आप उसका ट्रायल क्यों स्टे कर रहे हो, सूट को इंस्टीट्यूट ही मत करवाओ राइट, शुरुआत में डिसमिस कर दो। तो देखिए उसके पीछे का एक लॉजिक है और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि मान लेते हैं कोर्ट C1 में जो A वर्सेस B के बीच का जो ट्रायल चल रहा था वो किसी वजह से वॉइड हो गया राइट। हो सकता है बाद में ये रियलाइज हो कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था केस को डिसाइड करने का, ठीक है, इस वजह से मान लो वो वॉइड हो जाए। तो अगर ये वॉइड हो गया तो फिर जो दूसरा सूट है मान लीजिए C2 जो दूसरा कोर्ट है B वर्सेस A के बीच में चल रहा है तो तब ये जो ट्रायल है ये रिवाइव हो जाएगा। तो इसलिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये रेस सब जुडिस के केस में जो लॉ है वो अलाउ करता है कि आपने अगर सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है तो कोई बात नहीं, इसको शुरुआत में ही हम डिसमिस नहीं करेंगे, इसको इंस्टीट्यूट तो कर लीजिए पर इसका ट्रायल रोक दीजिए, ठीक है। इन केस इस सूट में कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो फिर ये सूट क्या होगा, रिवाइव हो जाएगा, ये सूट का ट्रायल चलने लगेगा। तो ये लॉजिक है सूट को स्टे करने का, उसको डिसमिस ना करने का, राइट। अब अगर हम बात करें तो देखिए जो प्रोसीडिंग्स है ट्रायल ऑफ सूट में तो उसमें हम सीपीसी उनको ऑब्वियसली सीपीसी के हिसाब से हम रन करेंगे। तो सेक्शन 10 एग्जैक्टली ये बात करता है जो मैंने आपको समझाई कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। तो इसमें कौन आ जाएगा, मान लीजिए पार्टी ए थी, इसकी डेथ हो गई, इसका जो बेटा है एएस आ जाएगा, या फिर ए जो है ए लैंडलॉर्ड है तो इसके अंडर इसका टेनेंट आ जाएगा ए का, राइट। तो क्या हो रहा है, वो टाइटल अपना कहां से डिराइव कर रहे हैं, एएस और एटी ए से डिराइव कर रहे हैं, राइट। तो इनको भी सेम पार्टी ही माना जाएगा। अब अगर हम पर्पस देखें सेक्शन 10 का तो पर्पस क्या है, देखिए सेक्शन 10 का पर्पस है टू प्रिवेंट द कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations, right, in respect of the same cause of action, the same subject matter and the relief, ठीक है। अब इसका अब क्या मतलब है भाई, क्यों, देखो ये बात कर रहा है कि सेक्शन 10 के पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन जो दो हैं वो सेम ही मैटर को डिसाइड ना करें। मान लीजिए C1 C2 दोनों के पास सिमिलर जुरिस्डिक्शन है, ये A वर्सेस B का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहा है, ये B वर्सेस A का कर रहा है, दोनों कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, सारे मैटर सब कुछ सेम है दोनों केसेस में। अब इन दोनों के डिसीजन आ गए, ठीक है। तो मान लीजिए इसने कोई डिसीजन दिया D1 करके किसी A के फेवर में दिया और इसने B के फेवर में दे दिया। तो अब इन डिसीजन में क्या हो सकता है कि दो कॉम्पिटेंट कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनके डिसीजंस में कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना हो जाए, ठीक है। अब अगर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगी कि किस कोर्ट के डिसीजन को माना जाए, क्योंकि एक डिसीजन एक पार्टी के फेवर में है, दूसरा डिसीजन दूसरी पार्टी के फेवर में है, तो दोनों पार्टीज चाहेंगी कि वो अपने अपने डिसीजन का एग्जीक्यूशन अपने अपने फेवर में करवा लें। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा इससे फालतू में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। तो इसलिए रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल है कि कोई भी इशू जो है, कोई भी केस अगर दो पार्टीज के बीच में पेंडिंग है
और एक कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है तो दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसका ट्रायल जो है स्टे कर दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों अपना अपना डिसीजन दे दें, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो तो उससे फालतू में फिर और वेस्टेज ऑफ टाइम हो, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो, प्रॉब्लम, राइट। तो इस और दूसरा अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड होगी। जब एक केस एक कोर्ट कॉम्पिटेंट है वो डिसाइड कर सकता है, तो सिमिलरली आप उसी केस को दूसरे केस में क्यों, दूसरे कोर्ट में क्यों डाल रहे हैं, राइट। तो अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड किया जाए तो जुडिशियल सिस्टम का भी टाइम बचे और पैसा बचे, और जो लिटिगेंट है उसका भी टाइम और पैसा बचे, इसलिए सेक्शन 10, राइट। अब हम इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं। तो सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, देयर मस्ट बी 2 सूट्स, एक ऐसा सूट जो पहले इंस्टीट्यूट किया जा चुका हो एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड, राइट। तो मतलब एक सूट मान लेते हैं जो 1 मार्च 2024 को इंस्टीट्यूट किया गया और उसी मैटर में दूसरा सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया 11 मार्च 2024 को, राइट। तो एक सूट जो है वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट, राइट। फिर क्या होना चाहिए, जो मैटर इन इशू है, हम समझ चुके हैं पहले रेस जुडिकेटा में, मैंने ये चीज़ आपको बहुत डिटेल में समझाई है कि जो मैटर इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट में, वो डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इशू होना चाहिए प्रीवियस सूट में, राइट। तो जो मुद्दे हैं वो लगभग सेम होने चाहिए दोनों केसेस में, राइट। बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सेम टाइटल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सेम कैपेसिटी, राइट। ए जो है एक कोई प्लॉट क्लेम कर रहा है बी से एज लीगल हेयर, ठीक है। ये इसकी एक कैपेसिटी है कि लीगल हेयर के तौर पे एक प्लॉट जो है वो क्लेम कर रहा है। दूसरी कैपेसिटी क्या हो सकती है, ए बाद में एक ट्रस्ट का ट्रस्टी बन गया, जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पे ये प्लॉट क्लेम कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो प्लॉट है ये हमारे ट्रस्ट को बिलोंग करता है। तो ये जो दोनों सूट्स हैं ये इसकी अलग अलग कैपेसिटी में आए हैं। एक इसकी कैपेसिटी लीगल हेयर की है, तो लीगल हेयर के तौर पे इसने केस फाइल किया है, और दूसरी इसकी कैपेसिटी ट्रस्टी की है, जो उस तरीके से इसने ट्रस्टी के तौर पे इसने केस फाइल किया है, राइट। फिर द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट। तो जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। किस कोर्ट में, या तो सेम कोर्ट में जिसमें दूसरा सूट लाया गया है, या फिर किसी और कोर्ट में इन इंडिया और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया हैविंग द लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो आप केवल इतना समझिए यहां से। अब लाइक जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड इंडिया का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि फॉरेन कोर्ट में, फॉरेन कोर्ट नहीं, बस ये इतना इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट कल को नेपाल में कोई कोर्ट स्टैब्लिश करे, नेपाल गवर्नमेंट के साथ भारत सरकार का कोई समझौता हो और वहां पे कोई कोर्ट स्टैब्लिश की जाए, ठीक है। तो इस कोर्ट में भी अगर कोई केस पेंड, तो हम इस कोर्ट को फॉरेन कोर्ट नहीं मानेंगे, इस कोर्ट को हम इंडियन कोर्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर है इस कोर्ट पे, तो ऐसी कोर्ट जो देश के बाहर है पर उसको स्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, तो उसको भी हम इंडियन कोर्ट ही मानते हैं। तो अभी इसमें आप मत जाइए, आप केवल इतना समझिए कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जिसको पहले इंस्टीट्यूट किया गया है, वो पेंडिंग होना चाहिए या तो सेम कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में, राइट। दूसरा कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये आप याद रखिए, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल एक एक याद रखिएगा। ये प्री में क्वेश्चन इसके इंग्रेडिएंट से जरूर पूछा जाता है, राइट। और मेंस के लिए भी रेस सब जुडिस इंपॉर्टेंट है, आपको एक नोट लिखने के लिए आ सकता है कि रेस सब जुडिस के बारे में आप बताइए, राइट। तो उस हिसाब से भी इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिएगा। सेक्शन 11 भी इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 10 भी। अब वो कोर्ट जिसमें प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है। तो जो प्रीवियस सूट जहां इंस्टीट्यूट किया गया है जिस कोर्ट में, दैट कोर्ट मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। अगर वो कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मान लीजिए C1 कोर्ट है, A वर्सेस B के बीच का डिस्प्यूट डील कर रही है, पर इस C1 कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर अगर B ने A कोर्ट में, B वर्सेस A ने C2 कोर्ट में केस फाइल किया है B ने A के अगेंस्ट, तो दिस विल नॉट बी बार्ड बाय रेस सब जुडिस, राइट। ये बार्ड नहीं होगा रेस सब जुडिस से।
फिर इट इज टू बी नोटेड दैट सेक्शन 10 अप्लाइज ओनली टू सूट्स एंड नॉट टू एप्लीकेशंस एंड कंप्लेंट्स। ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपको प्री के लिए काम आएगा, राइट। तो सेक्शन 10 किस में अप्लाई होता है? सूट में अप्लाई होता है। बाकी एप्लीकेशंस वगैरह जैसे जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन होती है इन सब में अप्लाई नहीं होता है, जबकि रेस जुडिकेटा उन सब पे भी अप्लाई होता है। द टर्म सूट इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स अपील। तो सूट का मतलब अपील भी है। अगर कहीं अपील भी पेंडिंग है तो भी क्या माना जाएगा कि सूट क्या है? रेस सब जुडिस है, राइट। अगर इंडियन सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बार नहीं है ऑन द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू ट्राई अ सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट इफ द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट। तो कोई बार नहीं है सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल करने से अगर अगर कोई प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है। फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग हो तो इंडियन कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं, इंडियन कोर्ट अपना ट्रायल कर सकता है, राइट। ठीक है, ये कुछ जजमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं जहां पे मैटर इन इशू को डिफाइन किया गया। अब जैसे इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जहां पे अर्लियर सूट, पुराना सूट जो था वो क्या था? रिकवरी ऑफ रेंट के लिए था फॉर अ सर्टेन पीरियड, एंड सब्सिक्वेंट सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ रेंट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड फॉर इजेक्टमेंट। तो अब मैटर इन इशू क्या है दोनों में? द मैटर इन इशू इन दोनों में क्या होगा? सेम नहीं होगा, राइट। और सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो पहला सूट था, जो प्रीवियस सूट था, वो किस लिए था? रेंट के लिए था, एक सर्टेन पीरियड के लिए, XYZ पीरियड के लिए। जो सब्सिक्वेंट सूट है वो किस मामले में है? वो फाइल किया गया है रिकवरी ऑफ रेंट के लिए, ठीक है। पर रिकवरी ऑफ रेंट उस टाइम के लिए नहीं जो इसकी बात है। मान लेते हैं ये 2022 की रिकवरी थी, अब ये जो दूसरा सूट है वो 2023 की रिकवरी के लिए है, तो ऑब्वियसली बार्ड नहीं है, ऑब्वियसली ये अलग चीज है। दूसरा इजेक्टमेंट के लिए कि ये जो इंसान है, जो टेनेंट है, इसको हमारी प्रॉपर्टी से अभी बाहर निकालो, इसको हमारा घर वेकेट कर देना चाहिए। तो अब ये जो दोनों सूट्स हैं आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग मैटर्स में, तो इसमें रेस सब जुडिस नहीं अप्लाई होगा, राइट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई एक सूट जो है इंस्टीट्यूट किया है प्लेंटिफ कंपनी ने, उसने ये अलेज किया है कि इन्फ्रिंजमेंट किया है डिफेंडेंट ने इसके ट्रेड नेम का, ठीक है। ट्रेड नेम क्या होता है? अब ऑब्वियसली जिस नाम से आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसको हम ट्रेड नेम कहते हैं। ट्रेड नेम का डिफेंडेंट ने वायलेशन किया है, एंड सेलिंग द सेम इन पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल डिजाइन एज दैट ऑफ प्लेंटिफ कंपनी। तो प्लेंटिफ ये कह रहा है, प्लेंटिफ कंपनी ये कह रही है कि मेरी कंपनी की जो चॉकलेट्स हैं उसी तरह का जो रैपर है, उसी तरह का जो ट्रेड नेम है और उसी तरह की डिजाइन के साथ इसने जो कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, इसने चॉकलेट्स बेची हैं, राइट। तो ये प्लेंटिफ कंपनी हम मान लेते हैं PC1 और ये डिफेंडेंट कंपनी है DFC। इसने, प्लेंटिफ कंपनी का एलिगेशन है कि जो डिफेंडेंट कंपनी है इसने चॉकलेट्स बेची हैं सेम रैपर्स का इस्तेमाल करके जो हमारी का होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है, कोई दूसरी, डेयरी मिल्क कैडबरी का ब्रांड है, अब कोई दूसरी कंपनी, राइट, वो डेयरी मिल्क के नाम से चॉकलेट बेचने लगे, या फिर डेयरी मिल्क के नाम प्लस उसकी जो डिजाइन है उसका इस्तेमाल करके चॉकलेट बेचने लगे, तो जो जनरल पब्लिक है उसको तो क्या लगेगा? उसको लगेगा ये कैडबरी वाली डेयरी मिल्क है। तो ऑब्वियसली ये जो चीज है ये ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंडर अलाउड नहीं है। ये चीज जो है, ये चीज ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर अलाउड नहीं है। तो अगर एक पार्टी ऐसा करती है तो दूसरी पार्टी जो है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी है, वो सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, उससे डैमेजेस वगैरह वसूल कर सकती है, साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। तो अब ये जो कंपनी है ये अलेज करती है कि जो डिफेंडेंट कंपनी है इसने क्या किया है, हमारी डिजाइन, हमारे ट्रेड नेम का इस्तेमाल करके अपनी चॉकलेट्स बेची है, ठीक है। जो सब्सिक्वेंट सूट है, फिर एक और सूट फाइल होता है डिफरेंट कोर्ट में, डिफेंडेंट कंपनी फाइल करती है, ठीक है। अब जो डिफेंडेंट कंपनी है DFC जो है, ये फाइल करती है दूसरा सूट किसी और कोर्ट में जो कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। तो पहला केस PC1 ने DFC के अगेंस्ट फाइल किया, दूसरा केस DFC फाइल करती है अगेंस्ट PC1, सेम बात बोलती है कि नहीं नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो चॉकलेट है, ये जो रैपर है, वो हमारा खुद का है, हमने कॉपी नहीं किया है, जबकि इन्होंने कॉपी किया है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो सूट है
ऑब्वियसली पहले केस में क्या इशू है, पहले केस में यही इशू है कि क्या जो डीएफसी है, डिफेंडेंट कंपनी है, उसने सेम ट्रेड नेम और डिजाइन यूज की जो प्लेंटिफ कंपनी ने यूज की है, राइट। तो दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में भी सेम ही इशू है। तो जब मैटर इन इशू दोनों केस में सब्सटेंशियली सेम ही है तो फिर क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? ऑब्वियसली अप्लाई होगा, राइट, ऑब्वियसली अप्लाई होगा, सेक्शन 10 का एप्लीकेशन होगा और जो दूसरा सूट फाइल किया है उसको क्या कर दिया जाएगा? स्टे कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सूट फाइल किया गया, हम मान लेते हैं जैसे ये वाला केस था PC1 और DFC के बीच में। मान लीजिए दूसरा सूट जो DFC जो डिफेंडेंट कंपनी थी उसने प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो फाइल किया, ये हम मान लेते हैं कोर्ट 1 में हुआ और ये कोर्ट 2 में हुआ। अब मान लीजिए कोर्ट 2 ने ये बोल दिया कि जो पुराना सूट फाइल किया है वो वेक्सेशियस है, मतलब सामने वाली पार्टी को परेशान करने के लिए फाइल किया गया है, राइट। तो इसलिए हम उस सूट को रिकॉग्नाइज करने से मना करते हैं और हम इस सूट का ट्रायल करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 10 इस बात को मना करता है कि जो कोर्ट है वो इस ग्राउंड पे कि नहीं जो पहले वाला जो सूट है वो वेक्सेशियस है, ठीक है, या फिर वो वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फाइल किया गया था, दोनों पार्टीज के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट जाके फाइल किया गया है, तो भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, उस कोर्ट को उस सूट को स्टे करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, राइट। सेक्शन 10 क्या नहीं बार करता? सेक्शन 10 डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इट ओनली बार्स द ट्रायल। ये मैं आपको बता चुका हूं। जबकि जो रेस जुडिकेटा है सेक्शन 11, दैट सेक्शन रेस जुडिकेटा, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा बार्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एज वेल, राइट। तो जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको डिसमिस नहीं करेगा कोर्ट, बस क्या करेगा? स्टे कर देगा। और क्यों करेगा मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अब जो प्रोविजन है सेक्शन 10 के मैंडेटरी हैं और कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है। अगर सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये सिविल कोर्ट के लिए मैंडेटरी होगा कि वो सेक्शन 10 को फॉलो करें और सूट को स्टे कर दें। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो मन चाहे तो वो करे फॉलो या मन चाहे तो नहीं करे, राइट। जो ऑर्डर है स्टेइंग प्रोसीडिंग्स इन द सब्सिक्वेंट सूट कैन बी मेड एट एनी स्टेज, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे प्री के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सेक्शंस हैं प्रोविजन सेक्शन 10 के जो है वो मैंडेटरी है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है। ऑर्डर जो प्रोसीडिंग सेक्शन 10 को जो एक्सरसाइज करने का जो ऑर्डर है वो किसी भी स्टेज पे जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो दे सकता है, राइट। जब सेक्शन 10 है, राइट, सेक्शन 10 ये बोल रहा है कि आपको ये सूट स्टे करना पड़ेगा, तो सेक्शन 151 जो कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की बात करता है और हाई कोर्ट की बात करता है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है, ठीक है। कौन से कोर्ट की? सिविल कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की। तो इस प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सेक्शन 10 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ये बोले कि नहीं मैं जस्टिस करने के लिए सेक्शन में मुझे ये जरूरी लग रहा है कि मैं ये ट्रायल करूंगा और सेक्शन 10 को मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो दैट इज नॉट अलाउड। आप सेक्शन 10 को इग्नोर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 151, ठीक है। पर अगर सेक्शन 10 स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, सेक्शन 10 के प्रोविजन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कोर्ट क्या कर सकता है? वहां पे कोर्ट के पास पावर है कि 151 में जाके वो जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको स्टे कर सकता है, ठीक है। पर उल्टा नहीं कर सकता कि जहां पे सेक्शन 10 अप्लाई हो रहा है वहां पे आप कोर्ट ये बोल दे कि नहीं सेक्शन 10 तो अप्लाई हो रहा है पर स्टिल हम 151 के तहत जाके हम सेक्शन 10 को नहीं मानेंगे और ट्रायल करेंगे। पर दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि जहां पे सेक्शन 10 एग्जैक्टली अप्लाई ना कर रहा हो, तो सेक्शन 10 की प्लीडिंग जो है सामने वाली पार्टी नहीं ले पा रही है, बट स्टिल अगर कोर्ट को लगता है कि जरूरी है जो सब्सिक्वेंट सूट है, सब्सिक्वेंट कोर्ट को मान लीजिए C2 को जो जहां पे केस दोबारा फाइल हुआ है, उसको ये लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये जरूरी है कि इस केस को यहीं पे स्टे किया जाए,
तो वो सेक्शन 151 का इस्तेमाल करके स्टे कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि जो पुराना केस है उसमें क्या डिसीजन आता है, राइट। अब क्या कोर्ट कंसोलिडेट कर सकते हैं सूट्स को? ऑब्वियसली कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होती है टू कंसोलिडेट डिफरेंट सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज, राइट, जिनमें की जो मैटर है लगभग सेम होता है, ठीक है। तो एक तरह के जो सूट्स होते हैं उनको कंसोलिडेट करने की पावर जो है कोर्ट के पास आती है, राइट। तो हम इसको देखते हैं, मान लीजिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 10 अलग अलग लोगों ने 10 अलग अलग मामले हैं, 10 लगभग सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, उन पे सूट फाइल किया है। तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? जनरली कोर्ट को 10 ट्रायल्स करने पड़ेंगे, 10 डिसीजंस आएंगे। हो सकता है उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो, तो अच्छा तरीका, उससे क्या होगा? कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये जो 10 अलग अलग सूट्स हैं जो कि लगभग सेम तरीके के हैं, इन 10 सूट्स को उठा के कंसोलिडेट कर दो और एक ही कोर्ट जो है एक ही मैटर में इनका डिसीजन दे दे। इससे क्या होगा? इससे लिटिगेशन बचेगा अननेसेसरी, और जो कॉन्फ्लिक्ट है हो सकता है जो एक ही तरह के केसेस में जो अलग अलग कोर्ट दे सकते हैं डिसीजन में, वो कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड हो जाएगा, राइट। फिर एक और बात याद रखिए कि अगर सेक्शन 10 को वायलेट करके कोई डिक्री पास कर दी, मान लीजिए सब्सिक्वेंट कोर्ट ने, ठीक है, सब्सिक्वेंट कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दी, तो उस केस में वो डिक्री नलिटी नहीं होगी। तो जो C2 ने, मान लीजिए पहले C1 के में केस चल रहा है, C2 ने, कोर्ट 2 ने कोई डिक्री पास कर दी, तो वो नलिटी नहीं होगी, वो डिक्री वॉइड नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, राइट। हम लोग जब हम रेस जुडिकेटा पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि अगर रेस जुडिकेटा के कॉन्ट्रावेंशन में कोई डिक्री पास की जाती है तो वो डिक्री क्या होती है? वो डिक्री वॉइड कहलाती है। तो सेक्शन 10 जो है ले डाउन करता है एक रूल ऑफ प्रोसीजर, राइट, जिसे कि कोई पार्टी वेव कर सकती है, राइट। मतलब वो पार्टी कोर्ट के सामने ये बताती ही नहीं है कि इस तरह का कुछ केस चल रहा है, तो उस केस में अगर कोई डिसीजन आता है तो जो पार्टी है वो इस बात को अब चैलेंज नहीं कर सकती कि नहीं, ये तो प्रोसीडिंग्स जो थी, जिसको अभी जो डिसीजन दिया है जिस कोर्ट में, जिस प्रोसीडिंग में, वो प्रोसीडिंग्स वर हिट बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस। जब आपने वेव कर दिया, एक बार आप वेव कर दिया, आप नहीं लेना चाह रहे हो सेक्शन 10 का रिकोर्स, तो ऑब्वियसली आप दोबारा से थोड़ी रेस कर पाओगे कि नहीं अब तो हमें रेस सब जुडिस चाहिए, ठीक है। तो बेसिक सी बात है। तो सेक्शन 10, अब आप सेक्शन 11 की जब हम बात करते हैं तो वो वेव नहीं किया जा सकता था, बट सेक्शन 10 को जो है इसको वेव किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये रूल ऑफ प्रोसीजर ले डाउन करता है, और सेक्शन 10 के अगेंस्ट अगर कोई डिक्री आती है तो डिक्री क्या हो जाएगी? नलिटी हो जाएगी। अब इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये रेस सब जुडिस पे, राइट। ये बताता है कि जो सेक्शन 10 है वो केवल ट्रायल ऑफ सूट पे अप्लाई होता है, इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता। मतलब इंस्टीट्यूशन, सूट को इंस्टीट्यूट तो किया ही जा सकता है, बस उसका ट्रायल स्टे कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सूट के इंस्टीट्यूशन को कोर्ट रोक देगा, राइट। और ये इट ऑल्सो डज नॉट प्रिक्लूड अ कोर्ट फ्रॉम पासिंग इंटरिम ऑर्डर सच एज ग्रांट ऑफ इंजंक्शन और स्टे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एटसेट्रा, राइट। The concept of trial as contained in section 10 is applicable only to a regular suit and not to a summary suit। तो अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 10 है वो ट्रायल पे अप्लाई होगा, किसके ट्रायल पे? सूट के ट्रायल पे, ठीक है। दूसरा, जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है। वो कोर्ट जो है क्या कर सकता है? इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो कोर्ट जो है इस केस में इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है। इंटरिम ऑर्डर्स किस तरह के? जैसे इंजंक्शन पास करना, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ठीक है, रिसीवर को अपॉइंट कर देना। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर क्या होता है हम ऑर्डर 40 में समझेंगे, राइट, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10 जो है, क्या सेक्शन 10 समरी सूट पे भी अप्लाई होता है? तो समरी सूट का कंसेप्ट ऑर्डर 37 में दिया है, हम समरी सूट आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे समरी सूट क्या होता है। पर सेक्शन 10 समरी सूट पे ऑर्डर 37 पे अप्लाई नहीं होता, ये आपको याद रखना है, राइट। क्योंकि समरी सूट एक स्पेशल तरीके का प्रोसीजर है, तो इस जजमेंट में ये बात क्लियर कर दी गई कि जो सेक्शन 10 के प्रोविजंस है वो समरी सूट पे अप्लाई नहीं होते, वो एक रेगुलर या नॉर्मल सूट पे ही अप्लाई होते हैं,
तो ये था सेक्शन 10, राइट। आई होप आपको सेक्शन 10 अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं एक चीज और देख लेते हैं कि रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडिस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 11 क्या बोलता है, रेस जुडिकेटा बात करता है, और सेक्शन 10 रेस सब्जुडिस के बारे में बात करता है। इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा किससे रिलेटेड होता है, ऐसे मैटर से जिसमें ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, जबकि रेस सब्जुडिस रिलेट करता है किस चीज से, ऐसे मैटर से जो पेंडिंग है कोर्ट के सामने, राइट। अब सेक्शन 10 जो है वो क्या करता है, केवल ट्रायल बार करता है, जबकि सेक्शन 11 जो है वो ट्रायल के अलावा वो क्या करता है, उस सूट का इंस्टीट्यूशन भी बार कर देता है कि ऐसा सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। जबकि सेक्शन 10 डिसमिस करने की बात नहीं करता, वो ये बोलता है कि केवल ट्रायल स्टे कर दिया जाए। एक और डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि सेक्शन 10 के वायलेशन में अगर कोई डिग्री पास करता है सब्सिक्वेंट कोर्ट, तो सब्सिक्वेंट सूट में, तो वो वॉइड नहीं होती, ठीक है। जबकि सेक्शन 11 के अगेंस्ट जाके अगर डिग्री पास होती है तो वो क्या हो जाती है, वो डिग्री वॉइड हो जाती है, राइट। अब अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो सेक्शन 12 बात करता है बार टू फर्दर सूट। तो देखिए जब हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो सिविल कोर्ट है वो सूट ऑफ सिविल नेचर कोर्ट का ट्रायल करने के लिए बाध्य है, उसके लिए मैंडेटरी है, अगर वो बार्ड ना हो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बाय एनी लॉ, राइट। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार ना हो तो ऐसे केस में सिविल कोर्ट के ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो इस केस का ट्रायल करे, राइट। नाउ it says where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, ठीक है, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies, ठीक है। अब अगर क्या होता है, देखिए कई बार प्लेंटिफ को किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, किसी पर्टिकुलर मैटर में उसको रोका जाता है कि भाई आप इस केस में आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केस में जब लॉ उसको रोक रहा है तो फिर वो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट फाइल नहीं कर सकता। अब उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, राइट। मानते हैं, देखते हैं, आशना जो है वो फाइल करती है एक सूट अगेंस्ट बबीता फॉर रिकवरी ऑफ पोसेशन ऑफ हाउस। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट बबीता डाइज। उसकी आशना जो है, आशना ने एक सूट फाइल किया बबीता के अगेंस्ट, किसके लिए, रिकवरी ऑफ हाउस के लिए, रिकवरी ऑफ हाउस के लिए। अब पेंडेंसी के दौरान क्या होता है कि बबीता की डेथ हो जाती है। आशना फेल्स टू ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बबीता ऑन रिकॉर्ड। आशना की ये ड्यूटी है कि भाई अगर बबीता की डेथ हो गई है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए रिकॉर्ड पे, केस में मान लीजिए उसके बेटे को लेके आए ताकि केस का ट्रायल कंटिन्यू हो सके, ठीक है। पर आशना ऐसा नहीं करती है तो सूट क्या होता है, अबेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। और फिर कोर्ट उसको सूट को डिसमिस कर देता है। क्यों? क्योंकि अब तो दूसरी पार्टी नहीं है, बबीता की डेथ हो गई, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आना था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन नहीं किया तो सूट क्या हो गया, डिसमिस हो गया। आशना नाउ फाइल्स अ फ्रेश सूट। अब आशना को करती है, आशना एक बोलती है कि मैं फ्रेश सूट फाइल करूंगी, ये सूट तो गया, ठीक है, पर और रिकवरी के लिए, सेम हाउस की रिकवरी के लिए। तो जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन दोनों में सेम है। तो अगर एक कॉज ऑफ एक्शन पे कोई डिसीजन आ चुका है, एक कॉज ऑफ एक्शन पे कोई डिसीजन है या कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया है, तो उस कॉज ऑफ एक्शन पे अगर लॉ मना करता है कि दूसरा सूट आप फाइल नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा सूट आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा बार करता है सूट को फाइल करने को। सेक्शन 11 बोलता है कि भाई जिन मैटर्स पे पहले ही डिसीजन आ चुका है उन पे आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। उसी तरीके से सेक्शन 12 भी मना करता है कि जिन केसेस में सेम कॉज ऑफ एक्शन है उसमें आप दोबारा सूट फाइल
नहीं कर सकते। अब जैसे उसके एग्जाम्पल्स नीचे आप देख सकते हैं। 21A, डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो अब आप इस बेसिस पे कि किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसके बेसिस पे क्या आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो? उसी मैटर में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हम लोग एक बार पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपको अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, पर आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते ये बोलते हुए कि नहीं C1 कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इसलिए हम दूसरा केस फाइल करेंगे, राइट? ये अलाउड नहीं है। आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, अपील में जाइए, वो सब कुछ ठीक है, पर आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, राइट? फिर जब हमने सेक्शन 20, 21, 21A पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज डिटेल में डिस्कस की थी। अब 144(2), वेयर रेस्टिट्यूशन कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 144(1), ठीक है? तो बेसिकली 144 रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करता है कि मान लीजिए कि ए के फेवर में डिक्री आ गई, ठीक है? ए के फेवर में डिक्री का एग्जीक्यूशन हो गया, बाद में एग्जीक्यूशन में बी ने उसको 5 लाख रुपए दे दिए। बाद में बी की जब अपील का डिसीजन आया तो अपील में कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ये तो केस बी जीत गया है। तो अब क्या होगा? बी जीत गया है। जब बी एपेलेट कोर्ट ने डिसीजन दिया तो क्या होगा? ए को इसे 5 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। तो अब ए इसको पैसा वापस करेगा, है ना, 5 लाख रुपए। इसी चीज को कहते हैं रेस्टिट्यूशन, ठीक है? तो अब अगर किसी पर्टिकुलर केस में, अब मान लेते हैं कि ये अपील है, इसी में ये केस था, बी ने अपील में बोला कि नहीं ये केस मुझे ये डिसीजन जो है गलत है, मेरे फेवर में आना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं यहाँ पे ये जो लास्ट सूट है 5 लाख रुपए जो ए को ट्रायल कोर्ट ने दिया था ये उसे नहीं मिलना चाहिए था, ये पैसा मुझे मिलना चाहिए था क्योंकि मेरे अगेंस्ट लीगल रॉन्ग हुआ है, मेरे अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एपेलेट कोर्ट इस बात को मान जाता है और उसके फेवर में जजमेंट दे देता है, ठीक है? पर रेस्टिट्यूशन वाला मुद्दा अगर बी ने नहीं उठाया तो अब सेम मैटर पे ये फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगा रेस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है? फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, उसको इसी मैटर में रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डाल देनी है, रेस्टिट्यूशन की बात रेज कर देनी है। अब ऑर्डर 2 रूल 2, ओमिशन टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए रिकवर करने थे, आपने क्या करा? ए ने बी के अगेंस्ट 8 लाख रुपए ही मांगे उस सूट में, ठीक है? 10 लाख रुपए एक ट्रांजैक्शन हुआ था और उस ट्रांजैक्शन में बी ने ए को 10 लाख रुपए, बी से ए ने 10 लाख रुपए लिए थे, राइट? बी से ए ने, तो बी ने ए को 10 लाख रुपए दिए थे। अब बी ने जो केस फाइल किया, बी ने केस फाइल किया केवल 8 लाख रुपए रिकवर करने का, 8 लाख से रिकवर करने का। तो कॉज ऑफ एक्शन तो सेम ही है कि इसी ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए लिए थे और इसी ट्रांजैक्शन के जो पैसे हैं 8 लाख रुपए जो बी है वो मांग रहा है, 2 लाख रुपए वो नहीं मांग रहा है। तो अगला सूट वो 2 लाख रुपए के लिए वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ये बोलता है कि भाई इतना मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स नहीं होना चाहिए कि आप बार बार, अब इस तरीके से इसको अलाउ कर दिया जाए तो ये 1 लाख का एक बार मांगेगा, फिर 1 लाख के लिए एक और केस, फिर 1 लाख के लिए एक और केस, 10 सूट फाइल कर सकता है। ये अलाउड नहीं है। आपका 10 लाख रुपए उस केस में अराइज हो रहा था, वो कॉज ऑफ एक्शन जो था उसमें 10 लाख रुपए बन रहा था, तो आप 10 लाख रुपए मांग सकते हो पूरा। पर अगर आप 8 लाख मांग रहे हो और 2 लाख छोड़ रहे हो तो इन 2 लाख के लिए आप दूसरा केस नहीं फाइल कर सकते। अब हाँ, मान लेते हैं कॉज ऑफ एक्शन दूसरा हो, ट्रांजैक्शन 1 में 10 लाख रुपए लिए हों, बाद में फिर कभी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें 5 लाख रुपए लिए हों। अब ये अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है, इनके लिए अलग अलग सूट फाइल हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख के लिए 1-1 लाख करके 10 अलग अलग सूट फाइल करो और 5 लाख के लिए अलग अलग 5 सूट फाइल करो, राइट? आई थिंक आपको इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि सेक्शन 12 क्या रोकना चाह रहा है। सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अलग अलग सूट्स को ये रोकना चाह रहा है, राइट? फिर ऑर्डर 9 रूल 9, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ फॉर डिफॉल्ट, कि भाई प्लेंटिफ जो है कोर्ट में गया ही नहीं, केस फाइल करने के बाद कोर्ट के सम्मन कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, तो कोर्ट ने क्या करा? उसका केस जो है, सूट जो है, उसकी जो प्लेंट है वो डिसमिस कर दी। तो जब प्लेंट डिसमिस कर दी तो वो दोबारा से फ्रेश प्लेंट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास ये अधिकार है कि वो ऑर्डर 9 रूल 9 इस बात को मना करता है कि वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बार आपने सूट फाइल किया, उसके बाद आप केस में जा ही नहीं रहे हो, तो आप दोबारा सूट फ्रेश फाइल करने का लॉ आपको अधिकार ही नहीं देगा, राइट? पर हाँ, आपके पास ये राइट है कि आप अप्लाई कर सको टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, कि वो जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है आप उसको सेट असाइड करवा लो कोर्ट से, वो बात मानी जा सकती है।
ठीक है, पर फ्रेश सूट सेम मैटर में आप फाइल नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर किसी सूट को नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी कर दिया गया, डिस्कवरी क्या होता है मैं समझाऊंगा, अभी आप केवल इतना समझ लो कि कोर्ट ने डिस्कवरी का ऑर्डर दिया था, पर सामने वाली पार्टी ने उसको, जो प्लेंटिफ है, उसको नहीं माना, नॉन कंप्लाई किया, उसका कंप्लायंस नहीं किया, तो सूट डिसमिस हो गया। जब सूट डिसमिस हो गया तो अब उसी मैटर में आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको दिमाग में रखने हैं, क्यों? क्योंकि ये प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इन्हीं में से आएगा एग्जाम्पल्स में से, इसीलिए सारे मैंने एक जगह पे ही करके आपको पढ़ा दिए। ऑर्डर 22 रूल 9 अबेटमेंट ऑफ सूट, हमने पढ़ा था कि एक लीगल रिप्रेजेंट, ऊपर वाला जो आशना वाला एग्जाम्पल था कि एक इंसान है जो पार्टी है केस की, डिफेंडेंट है, उसकी डेथ हो गई। अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई तो उसकी जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लाया गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सूट अबेट हो जाएगा, राइट। तो अगर अबेटमेंट हो गया तो आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकती, सामने जो प्लेंटिफ है, जो पार्टी है, वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकती उसमें। तो ऑर्डर 23 रूल 1 विथड्रॉल ऑफ सूट विदाउट लीव ऑफ कोर्ट। ऑर्डर 23 आपको ये बोलता है कि अगर आपका कोई मामला, मान लीजिए ए वर्सेस बी के बीच में कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो और ए को लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसलिए मैं इस केस को विथड्रॉ करना चाहता हूं, तो अगर वो कोर्ट की परमिशन के साथ विथड्रॉ करता है तो वो फ्रेश सूट फाइल कर पाएगा सेम सब्जेक्ट मैटर पे बाद में। पर अगर विदाउट परमिशन विथड्रॉ करता है, अपनी मर्जी से ऐसे ही विथड्रॉ कर लेता है, तो उस केस में वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर पाएगा, राइट। अब ऑर्डर 23 रूल 3A बात करता है कॉम्प्रोमाइज डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट लॉफुल, ठीक है। अब इस बेसिस पे कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री लॉफुल नहीं थी, ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज लॉफुल नहीं था, इस बेसिस पे भी आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, राइट। ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इस चीज को अगर आपको चैलेंज करना है तो सेम सूट में जब वो डिक्री आई है उससे पहले ही आप चैलेंज कर दो कोर्ट के सामने कि भाई जो कॉम्प्रोमाइज है वो हमने जोर जबरदस्ती के अंतर्गत कॉम्प्रोमाइज किया और इस वजह से, ठीक है। तो वो कोर्ट जो डिक्री आपको दे रहा है वो उसी टाइम पे वो उस चीज का ध्यान रख लेगा। पर आप फ्रेश सूट उस चीज को चैलेंज करने के लिए पहले आपने ए एंड बी ने मान लो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे डिक्री आ गई। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कंसेंट डिक्री और कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बारे में। अब डिक्री आ गई, अब इस डिक्री को चैलेंज करने के लिए आप फ्रेश सूट फाइल कर रहे हो कि जो कॉम्प्रोमाइज था वो लॉफुल नहीं था। ये नहीं कर सकते आप, राइट। तो ये सेक्शन 12 इस बारे में बात करता है। तो इस तरीके से हमने जो तीन एक तरह के बार्स हैं वो हमने पढ़े, सेक्शन 10, 11 और 12। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉरेन जजमेंट के बारे में कि जो फॉरेन जजमेंट होते हैं, फॉरेन कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो इंडिया में कैसे एनफोर्स होते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। थैंक यू।